हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 27 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहले न्यूज़ है इंडस्ट्रीज होवर्ड बाई कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो 20 अप्रैल को होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो लॉकडाउन के बाद दोबारा से स्टार्ट की गई। लॉकडाउन फेज़ में ही ये एक्टिविटीज़ होनी थी, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ। और इस ओपनिंग के बाद 2-3 दिन के बाद CII, जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो एक एसोसिएशन है इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का, उसके द्वारा एक सर्वे कराया गया कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया गया है होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के बाद, वो एक्टिविटीज़ किस तरह से चल रही हैं, कैसा काम कर रही हैं, वेदर दीज गाइडलाइंस आर सफिशिएंट फॉर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और नॉट। तो उस सर्वे के बाद ये कुछ डेटा रिलीज़ किए गए हैं CII के द्वारा। तो करीब नेशन वाइड पूरे देश की 180 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था CII के इस सर्वे में, जो 23 और 24 अप्रैल को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को लेकर करवाया गया था। इस सर्वे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, और जैसे कि करीब आधी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, करीब 50% ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अलाउ किया गया था, लेकिन स्टिल दे आर फेसिंग हर्डल्स इन ऑब्टेनिंग परमिट। मतलब सरकार की तरफ से जो परमिट मिलना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, वो 50% उसमें प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हों उनके मूवमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कंपनीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए जो मूवमेंट के परमिट होते हैं, वो गवर्नमेंट के परमिट इंडस्ट्रीज़ को टाइमली नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर CII के द्वारा डिमांड किया गया है गवर्नमेंट से कि नॉन कंटेनमेंट एरियाज़ में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट पास की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो कंपनी के लेटर पे ही और कंपनी के पास पे ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ और मटेरियल का मूवमेंट पॉसिबल होना चाहिए। तो ये डिमांड रखी गई है CII के द्वारा। अब इस सर्वे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि 46% फर्म का ऐसा कहना है कि जो परमिट ऑपरेशन के लिए मिल रहा है वो काफ़ी डिले हो रहा है या मिलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है इस पर्टिकुलर सर्वे के रिजल्ट में। इसलिए कंपनीज़ को प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम तो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स है नहीं। और दूसरा है जितने भी वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो इसलिए डिमांड किया गया है CII के द्वारा कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट का जो अप्रूवल है वो कंपनी के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट पासेस का अगर ये प्रपोजल कंटिन्यू रहेगा तो कंपनीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो इस आर्टिकल में CII के बारे में दिया गया है, तो CII के बारे में देख लेते हैं हम। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो इंडियन एसोसिएशन है एक इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री के द्वारा लीड किया जाता है और इंडस्ट्री के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल जो कंपनीज़ हैं वो अपने सेक्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इन कंपनीज़ के द्वारा, और कंपनीज़ के हित को ध्यान में रख के ही काम किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें कंपनीज़ और उसके मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इसका जो मेन टारगेट है वो कंपनीज़ के लिए जो इकोसिस्टम है वो और बेटर करना, सो दैट कंपनीज से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है कंट्रीज़ में उसको बढ़ाया जा सके। इसके मेंबर्स प्राइवेट सेक्टर से भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर से भी होते हैं, MSME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के भी मेंबर्स होते हैं, MNCs कंपनी के मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडिया में, उनके भी मेंबर्स की इनडायरेक्ट मेंबरशिप होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो CII काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। CII वर्क्स विथ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी इशू पे काम किया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह की पॉलिसी लाई जाए सो दैट कंपनी में जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लानी है तो उसके लिए इनपुट्स भी CII के द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। CII इसलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में चेंज के लिए एक बड़े कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1990s में 1991-92 में इंडिया में लाए गए थे, उसमें भी CII का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1895
1895 1895 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये CII के बारे में देखा हमने। इसके अलावा यहाँ पर एक नॉन कंटेनमेंट जोन की बात की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं कंटेनमेंट जोन किसे कहते हैं। अभी ये टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। कंटेनमेंट जोन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा डिफाइन किया गया है कि कंटेनमेंट जोन वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होगा जहाँ पर पॉजिटिव केसेस ऑफ कोरोना वायरस हैव बीन फाउंड। कोरोना वायरस का अगर एक भी पॉजिटिव केस मिला है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन में तो उस एरिया को, उस लोकेशन को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। और कंटेनमेंट जोन डिक्लेरेशन के बाद उस एरिया में जो मूवमेंट है ट्रैफिक का या किसी तरह का भी जो मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि वो जो कोरोना वायरस है वो और लोगों में और उस एरिया में बाकी जगह पे ना पहुंच पाए और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो अगर एक भी पॉजिटिव केस मिला तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में रख कर वहाँ पर वायरस को स्प्रेड करने के लिए टोटल ट्रैफिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि लोकल ट्रांसमिशन ऑफ जो डिजीज़ है उसको रोका जा सके और वायरस की लोगों के द्वारा जो फैलने की प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर एक भी केस मिला तो कंटेनमेंट जोन बोल दिया गया है। तो अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा केवल नॉन कंटेनमेंट जोन की इंडस्ट्रीज़ को ही अलाउ किया गया है जहाँ पर एक भी केस नहीं मिला है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ केवल नॉन कंटेनमेंट जोन पे ही की जा रही हैं और ये पूरा आर्टिकल भी नॉन कंटेनमेंट जोन के लिए ही था। तो ये देखा हमने कंटेनमेंट जोन के बारे में। इसके अलावा एक और टर्म है जो बहुत आजकल न्यूज़ में है, हॉटस्पॉट। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। तो ये हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो एरियाज़ होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर 6 से ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं। ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है एज ए हॉटस्पॉट। एरियाज़ इन डिस्ट्रिक्ट where 6 or more people have been tested positive for coronavirus are identified as hotspot। ये जो एरियाज़ हैं इनको उनके रिस्क फैक्टर के हिसाब से डिग्री ऑफ स्प्रेड कितना हो सकता है उस एरिया में वायरस का, उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है किया जाता है। तो हॉटस्पॉट एरिया में जो मूवमेंट है ऑलमोस्ट बिल्कुल रुका हुआ है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट की जा रही हैं आज के टाइम में। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा मतलब सीरियसली जिसको लिया जा रहा है सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा भी लिया जाना चाहिए वो है हॉटस्पॉट एरिया, जहाँ पर मिनिमम अगर 6 केसेस मिले तो वो हॉटस्पॉट एरिया कहलाता है। मेजर डिफरेंस जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में क्या हो गया, मतलब मेजर जो डिफरेंस है वो है कोरोना वायरस का कंटेनमेंट जोन अगर एक भी पॉजिटिव केस मिले तो बन जाता है कंटेनमेंट जोन। अगर 6 से ज़्यादा केस मिले तो वो हॉटस्पॉट में आ जाएगा। अथॉरिटीज़ डिक्लेयर सम एरियाज़ और नेबरहुड एरिया, तो उनके आसपास के एरिया को भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखकर कोरोना वायरस के फैलने की जो प्रवृत्ति है, जो इंक्रीज़ रेट है उसको कम करने की कोशिश की जाती है बेस्ड ऑन किस तरह की लोकेशन, किस तरह के जोन में आ रहा है कौन सा एरिया। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेड जोन है, जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होंगी। कंटेनमेंट जोन में थोड़ी सी कम होती हैं और नॉन कंटेनमेंट जोन में रिस्ट्रिक्शन ईजी कर दी गई हैं। सेकेंड न्यूज़ है केसेस नियर 27,000 मार्क विथ इंक्रीज ऑफ 1975 इन 24 आवर्स। तो ये सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज़ माना जा रहा है। 1975 लोग इन्फेक्ट हो गए पिछले 24 घंटे में। तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है ये कोरोना वायरस का। और जो इसका जो रेट है कोरोना वायरस का टोटल काउंट है वो 27,000 के करीब पहुंच गया है। अगर हम एग्जैक्ट डेटा देखें तो इंडिया का टोटल जो काउंट है 27,000 से ज़्यादा पहुंच गया। और अभी जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस 27,977 तक पहुँचे हैं, यानी कि करीब 28,000 पे ये टोटल केसेस पहुँच रहे हैं। टोटल डेथ्स जो हैं वो 884 हो चुकी हैं और रिकवर्ड लोग 6,523 हैं। 6,523 लोग रिकवर हो गए और ये आंकड़ा 27,900 तक पहुँच गया। 28,000 पहुँचने वाला है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का काउंट। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टोटल इंडिया में रिकवरी रेट 21.9% है। 21.9 अगर 100 लोग इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से तो करीब 21 से 22 लोग वापस रिकवर भी हो रहे हैं, यानी सही हो रहे हैं। तो 21.9% इंडिया का रिकवरी रेट है अभी करंट के टाइम। यहाँ पर केसेस और नंबर ऑफ़ डेथ्स को कंपेयर किया गया है कंट्रीज़ के बीच। और इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस और टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स अगर हम देखें तो इनका ग्रोथ बहुत ही स्लो है।
दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। लेकिन कुछ डेटा या कुछ माइलस्टोन इंडिया ने ऐसे क्रॉस किए हैं जो बहुत ही कम कंट्रीज़ ने क्रॉस किए हैं। जैसे कि 25,000 का आंकड़ा पार करने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो दुनिया में 17 कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और 800 से ज़्यादा डेथ जिन कंट्रीज़ में लोगों की हुई है वो टोटल 19 कंट्रीज़ हैं, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। यानी कि टोटल काउंट 25,000 वाले कुछ देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया आता है। और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स भी 800 से ज़्यादा जिन देशों में हुई है उसमें भी इंडिया आता है। तो कुछ आंकड़े एक्सट्रीम हैं इंडिया के केस में, हालांकि जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम, रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी कम देखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पंजाब कुड सी मोर एरियाज अंडर कॉटन कल्टीवेशन। पंजाब में कॉटन की खेती बहुत ही कम लेवल पे की जाती है। हालांकि पंजाब को देखा जाता है पैडी प्रोड्यूसर की तरह। पैडी बहुत बड़े एरिया में और बहुत बड़े लेवल पे पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है। बट ये पैडी इज़ कंसीडर्ड एज वाटर इंटेंसिव क्रॉप। पैडी या हम धान जो बोलते हैं, तो इसमें वाटर की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ समय में पंजाब में भी वाटर शॉर्टेज और अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इस अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी एफर्ट किए जा रहे हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप को कम से कम प्रोड्यूस किया जाए। और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए फार्मर्स में भी, उन क्रॉप्स को भी स्टार्ट किया जाना चाहिए फार्मर्स के द्वारा जिनमें वाटर की जो खपत है वो बहुत कम हो। तो इसीलिए पंजाब में भी कॉटन का जो प्रोडक्शन है थोड़ा स्टार्ट हुआ है। और इस बार कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक के दौरान पंजाब में जो शॉर्टेज हो गई है माइग्रेंट लेबर्स की, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि इस शॉर्टेज के बाद कॉटन के प्रोडक्शन बढ़ सकता है। बिकॉज जो पंजाब हरियाणा में माइग्रेंट्स लेबर होते हैं वो एक तरह से एक्सपर्ट माने जाते हैं पैडी कल्टीवेशन के लिए, और उनकी एब्सेंस में पैडी कल्टीवेशन बड़े लेवल पर किया जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी प्रोबेबिलिटी मानी जा रही कि कॉटन का प्रोडक्शन और कॉटन की सोइंग इस बार के खरीफ सीज़न में पंजाब में की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट का पुश भी रहता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, उसके लिए भी ये एक अच्छी बात है कि कॉटन को प्रोड्यूस किया जाएगा पंजाब में, जिससे जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होता है अंडरग्राउंड वाटर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। पैडी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और अगर माइग्रेंट वर्कर नहीं होंगे पंजाब में तो पैडी का कल्टीवेशन एक वायबल ऑप्शन नहीं माना जा सकता। अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखें हरियाणा और पंजाब में कॉटन को लेकर, तो बीटी कॉटन मेनली उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा में मेनली बीटी कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। बीटी कॉटन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। बीटी कॉटन वो क्रॉप है कॉटन की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बनाई गई है, और ये करीब 95% टोटल एरिया में उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा के 95% जो कॉटन लगाई जाती है वो बीटी कॉटन वैरायटी का होता है। इसके अलावा केवल 5% कॉटन ही देसी कॉटन होता है या इंडिजीनियस कॉटन। बीटी कॉटन का यूज़ महाराष्ट्र में भी काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है, और पंजाब और हरियाणा में भी बीटी कॉटन 95% एरिया में उगाया जाता है। तो ये कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इस बार इस मानसून के सीज़न में, खरीफ के सीज़न में बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ पर खरीफ फसलों की बात की गई है, खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं या ऑटम क्रॉप भी कहते हैं। मानसून क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो मानसून के टाइम लगाई जाती हैं, सो की जाती है मानसून के टाइम, खरीफ सीज़न। इसलिए इनको खरीफ क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये खरीफ सीज़न ही भी मानसून के टाइम ही पड़ता है। ये जो मेजर क्रॉप है इनको कल्टीवेट किया जाता है जून जुलाई के टाइम, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के टाइम। तो जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है वो मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में खरीफ सीज़न या मॉनसून सीज़न कहलाता है। जो खरीफ क्रॉप हैं उनमें मेजर क्रॉप हैं मेज़, sorghum, बाजरा, रागी, अरहड़। अरहड़ की दाल जो होती है वो खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा कॉटन, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये जो एग्जाम्पल हैं ये खरीफ के एग्जाम्पल हैं। और ये खरीफ क्रॉप्स भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप खरीफ क्रॉप है या नहीं। तो इसलिए भी ये नाम जो है खरीफ क्रॉप के ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइस जो पैडी कहते हैं जिसको, राइस, मेज, sorghum, पर्ल मिलेट या बाजरा, फिंगर मिलेट या रागी जो सीरियल्स में आते हैं, अरहड़ की दाल, अरहड़ पल्स में जो आती है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा खरीफ सीज़न के बाद रागी क्रॉप का सीज़न आता है जो नॉर्मली जिसकी सोइंग होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक,
और मार्च अप्रैल में जिसको हार्वेस्ट किया जाता है। इनमें जो रागी की क्रॉप है वो मेजर रागी की क्रॉप है वीट यानी गेहूँ, ग्राम, लेंटिल मसूर की दाल, टोबैको, बार्ले, मस्टर्ड, ये रागी में काउंट की जाती हैं। तो खरीफ और रागी क्रॉप में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, कब सो की जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, और कोई पर्टिकुलर क्रॉप खरीफ है या रागी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है सर्ट इन के बारे में। CERT इंडिया टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ कोविड-19 डेटा। केरला की यहाँ पर बात की जा रही है। केरला में अभी रिसेंटली स्प्रिंकलर डील में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके बाद केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस डील से रिलेटेड जो ऑडिट है, सिक्योरिटी का ऑडिट है, वो सर्टेन जो इंडियन गवर्नमेंट एक सेंट्रल लेवल पे काम करने वाली संस्था है उसके द्वारा किया जाएगा। ये एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट अगर किसी फील्ड में होती है तो सर्टेन के द्वारा ये बहुत ही एक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। सर्टेन का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्टेन क्या है? ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को किस मिनिस्ट्री में रखा गया है ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किस मिनिस्ट्री में आता है सर्टेन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नोडल एजेंसी है टू डील विथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग और फिशिंग। हैकिंग या फिशिंग जो भी साइबर स्पेस में ये क्राइम्स होते हैं, इनको डील करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्टेन का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। इट स्ट्रेंथन्स सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। सो इंडिया का जो इंटरनेट डोमेन है इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना और स्ट्रॉन्ग करना इसका मेजर काम है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, 19 जनवरी 2004 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अभी के डायरेक्टर जनरल है सर्टेन के संजय बहल, और 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लॉन्ग ड्राइव फॉर चीफ जस्टिस टू एज्यूम चार्ज। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया। ये कौन कौन से 2 हाई कोर्ट है जिनके चीफ जस्टिस नए बने हैं? पहला हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट। 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए बने हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के और मेघालय हाई कोर्ट के। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता जो अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा गया। तो 2 जो चीफ जस्टिस हैं, पहले जो चीफ जस्टिस है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से गए बॉम्बे हाई कोर्ट, और जो दूसरे चीफ जस्टिस हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं जिनको भेजा गया मेघालय। तो कलकत्ता से बॉम्बे और इलाहाबाद से मेघालय। कलकत्ता से बॉम्बे जाने वाले हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, और इलाहाबाद से मेघालय हाई कोर्ट जाने वाले हैं जस्टिस विश्वनाथ सोमांदर। तो ये जो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये नए अपॉइंट हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, और जस्टिस विश्वनाथ सोमांदर ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है उसने करीब सारे एरियाज़ को हिट किया है, और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एयर एक्सरसाइज होती थी, मेनली ये ऑस्ट्रेलिया की एयर एक्सरसाइज है जिसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020। पिच ब्लैक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसको शेड्यूल किया गया था जुलाई के महीने में 2020 में, लेकिन अब ये एक्सरसाइज पोस्टपोन कर दिया है, बल्कि 2020 का जो ये टारगेट था इसको कैंसिल ही कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस क्राइसिस, जिसने करीब सारे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। अगली जो एक्सरसाइज है 2022 में की जाएगी। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार की जाती है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कराई जाती है, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। ये एक अपॉर्चुनिटी देती है अलग अलग कंट्रीज़ को साथ में इंगेज करने के लिए, और जो डिफेंस एक्टिविटीज़ है, एयर डिफेंस एक्टिविटीज़ है, उनको साथ में मिलके ट्रेनिंग और जो भी मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ है वो सीखी जाती है।
नेक्स्ट एक्टिविटी ये की जाएगी, नेक्स्ट एडिशन इसका 2022 में करवाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और इससे जो पहले का एडिशन था वो 2018 में कराया गया था, 2018। इस एक्टिविटी का जो लास्ट एडिशन था वो 2018 में कराया गया था, 2018 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब 2020 में होना था, और 2020 का कैंसिल होने के बाद इसके नेक्स्ट होगा ये 2022 में। तो हर 2 साल में पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ये एयर एक्सरसाइज है जिसमें 2018 में इंडिया ने पहली बार इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको भी शामिल किया था। ये एक तरह से यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वॉरफेयर, डायनेमिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में जो अलग अलग कंट्रीज़ के डिफेंस फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक अपने नॉलेज और एक्सपर्टाइज को शेयर कर सकें, दूसरों से लर्निंग कर सकें, इसके लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑसीडेक्स। तो ऑसीडेक्स भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और जो पिच ब्लैक है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, पेंडेमिक इज चाइनाज बिगेस्ट क्राइसिस सिंस तियाननमेन सेज एकेडमिक। अब पेंडेमिक की जो प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की जो प्रॉब्लम है, ये चाइना में तियानमान के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस माना जा रहा है एकेडमिक्स के द्वारा। हालांकि कुछ कवर अप और कुछ प्रॉब्लम चाइना की साइड से इसमें बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये टर्म जो दिया गया है तियानमेन स्क्वायर। एक चाइना की हिस्ट्री में एक बड़ा इवेंट था, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये एक बड़ा इवेंट है। तो तियानमेन स्क्वायर के बारे में हम देख लेते हैं। तियानमेन स्क्वायर एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था जिसको तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट भी कहा जाता है या फिर जून 4 इंसिडेंट कहा जाता है, और ये चाइना के डेमोक्रेसी मूवमेंट का पार्ट माना जाता है। ये एक स्टूडेंट लेड डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक स्टूडेंट्स के द्वारा डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में ड्यूरिंग 1989। तो 1979 में ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट के द्वारा। देवर डिमांडिंग डेमोक्रेसी इन चाइना। तो जो ये पॉपुलर मूवमेंट है ये इंस्पायर था बीजिंग में प्रोटेस्ट से, और इसलिए इसको टाइम को देखकर 89 डेमोक्रेसी मूवमेंट भी कहा जाता है चाइना में। तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन मेजर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है तियानमेन स्क्वायर मूवमेंट के नाम से। ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को 1989 में, एंड फोर्सिबली इसको सप्रेस किया गया चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा 4 जून 1989 के दिन। तो 15 अप्रैल से 4 जून तक ये चला, और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया था, मिलिट्री को बुला दिया गया, और चाइना के बीजिंग के सेंट्रल पार्ट में मिलिट्री को बुलाया गया। इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और फोर्सफुल्ली सप्रेस किया गया विद द हेल्प ऑफ राइफल्स एंड ट्रूप्स। तो चाइना गवर्नमेंट के द्वारा इस लोकेशन पे अपने ट्रूप्स को बुलाया गया, टैंक्स को बुलाया गया, और राइफल और टैंक की हेल्प से लोगों को मसाकर किया गया, जिससे कई सैकड़ों से कई हज़ारों लोगों की डेथ हुई है, जिसके बाद ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया। तो ये जो तियानमेन स्क्वायर है ये इसको कंसीडर किया जा सकता है एक मैसाकर से, इसलिए इसको तियानमेन मैसाकर भी कहा जाता है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा अपने ही लोगों को मारा गया डिमांड उठाने के लिए, और इसीलिए चाइना की काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाती है इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बाद, जो फेमस है तियानमेन स्क्वायर मसाकर के नाम से। नेक्स्ट न्यूज़ है यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल इन साउथ। यमन के एक सेपरेटिस्ट ग्रुप में यमन के सदर्न एरिया में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया है और डिक्लेयर किया है कि उनके द्वारा यहाँ पर सेल्फ रूल किया जाएगा। STC इस ग्रुप का नाम है, जो कि UAE यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इस ग्रुप को। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ये ग्रुप है जो यमन के साउथ में एक तरह से अपना सेल्फ रूल चला रहा है। STC इज़ वन ऑफ द मेन ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट हाउथीज यमन के फाइटर्स हैं। यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, हाउथीज फाइटर्स यमन को बिलोंग करते हैं, और यमन के फाइटर हाउथीज हैं। तो हाउथीज और STC के बीच भी फाइट काफ़ी टाइम से चल रही है रिगार्डिंग यमन की सॉवरेनिटी को लेकर। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहाँ पर है इंडिया बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, और इंडिया के वेस्ट में जाएंगे तो ये
वही रेड मार्क्ड कंट्री है यमन, जो अरेबियन पेनिनसुला में बिल्कुल साउथ में स्थित है। इसको क्लोजली देखेंगे तो ये है यमन। यमन की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है सऊदी अरेबिया और ओमान। 2 कंट्रीज़ का लैंड बॉर्डर यमन से टच करता है। यमन के जो बाकी 2 बॉर्डर हैं वो वाटर बॉडीज़ से टच करते हैं। पहला बॉर्डर है जो वेस्टर्न साइड में है यमन के, वो है रेड सी, और दूसरा बॉर्डर है जो यमन के सदर्न साइड में है वो है गल्फ़ ऑफ अदन। तो यमन रेड सी और गल्फ़ ऑफ अदन को टच करता है, और गल्फ़ ऑफ अदन में एक पोर्ट है यमन का, अदन, पोर्ट ऑफ अदन। यमन की कैपिटल है सना। तो ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।